नमस्कार मित्रों, श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप मोलासर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सक्रियता श्रेणी के ऊपर चर्चा करेंगे। सक्रियता श्रेणी को अभिक्रियाशीलता श्रेणी भी कहते हैं, यानी इसका दूसरा नाम अभिक्रियाशीलता श्रेणी होता है। सक्रियता श्रेणी या अभिक्रियाशीलता श्रेणी होती क्या है? जब हम धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर जब हम धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में रखते हैं, यानी घटते हुए क्रम में रखते हैं, तो हमें एक सारणी या श्रेणी प्राप्त होती है। उसी को हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं या अभिक्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं कि सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है, तो पोटेशियम को सबसे क्रियाशील धातु माना जाता है। उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, और सबसे कम क्रियाशील धातु तो पढ़ते अपन सोना सबसे कम क्रियाशील धातु है। तो इस सक्रियता श्रेणी को याद रखने का एक फॉर्मूला होता है, काना कार मांगी अल्टो जेन फरारी। काना सरकारी बाबू बन गया है, तो उसने दहेज में दुल्हन पक्ष से कार मांगी, और कार भी अल्टो और जेन फरारी 3 कारें मांग ली। तो जो दुल्हन का पिता है वो भगवान से रिक्वेस्ट करता है, यानी प्रभु हे क्यों हुजूर आ जाओ, हे भगवान आप आ जाओ और काना को समझाओ। तो इस फॉर्मूले के तहत अपन सक्रियता श्रेणी की धातु हैं उनको याद कर सकते हैं। काना में का मतलब होता है केलियम, केलियम का मतलब है पोटेशियम, यानी पोटेशियम सबसे क्रियाशील धातु होती है। ना का मतलब नेट्रियम, नेट्रियम यानी सोडियम, ये पोटेशियम के बाद नंबर 2 क्रियाशील धातु होती है। उसके बाद कार मतलब कैल्शियम, कैल्शियम तीसरे नंबर पे आती है। उसके बाद मांगे मतलब है मैग्नीशियम, अल्टो मतलब एल्यूमिनियम, जेन मतलब है जिंक, फरारी मतलब फेरस। प्रभु देखो, लेड जो धातु होती है जिसका परमाणु क्रमांक 82 होता है और प्रतीक पीबी होता है, जिसको हम सीसा भी बोलते हैं, इसको लैटिन भाषा में प्लम्बम कहते हैं। तो प्लम्बम से प्रभु बन गया। तो फेरस के बाद क्रियाशीलता में पीबी यानी लेड आती है। उसके बाद हे मतलब हाइड्रोजन, क्यों से कॉपर बनेगा, क्योंकि तांबा या कॉपर को हम क्यूप्रस भी कहते हैं, और जिसका प्रतीक होता है Cu, तो Cu आएगा। उसके बाद हुजूर मतलब हाइड्रोजिया, हाइड्रोजिया बोलते हैं अपन पारा, या जिसको मरकरी भी कहा जाता है, H जिसका प्रतीक होता है 80 नंबर पर आता है परमाणु क्रमांक, तो Hg आएगा। उसके बाद आओ मतलब अर्जेंटम, चांदी को लैटिन भाषा में अर्जेंटम कहते हैं, तो Ag। और सबसे लास्ट में O का मतलब ओरम, ओरम यानी सोना, इसका प्रतीक होता है Au। इस प्रकार देखो सूत्र के आधार पर हमें एक श्रेणी प्राप्त हुई। हमने धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में रखा। सबसे क्रियाशील धातु
पोटेशियम होती है और सबसे कम क्रियाशील धातु सोना होती है। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि भाई सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है, तो पोटेशियम सबसे क्रियाशील धातु है। उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम। ये शुरू की जो धातुएं होती है दो, सोडियम और पोटेशियम, इन्हें हम क्षार धातु कहते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम को क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। ये सबसे ज्यादा क्रियाशील होती है, इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में या किरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि इन्हें बाहर रखने पर ये वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके आग पकड़ लेती है। जिंक, फेरस और लेड ये मध्यम क्रियाशील धातुएं होती है। पूछ ले आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्यम क्रियाशील धातु नहीं है, चार ऑप्शन आ जाए, तीन ये दे दे और एक पोटेशियम दे दे। तो पोटेशियम ज्यादा क्रियाशील धातु है, मध्यम क्रियाशील धातु नहीं है। और सबसे निम्न क्रियाशील धातु कौन सी होती है, सोना और चांदी। और सबसे कम कौन आएगा, सोना सबसे कम क्रियाशील धातु होती है, यानी निम्न क्रियाशील धातु होती है। तो सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु पोटेशियम और सबसे कम क्रियाशील धातु सोना होती है। इसमें सभी धातुएं, सिर्फ हाइड्रोजन एक है जो अधातु होती है, पर हाइड्रोजन को इसमें इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि हाइड्रोजन प्लस में भी संयोजकता दर्शाता है और माइनस में भी संयोजकता दर्शाता है। यानी हाइड्रोजन को अभी भी क्षार धातुओं के वर्ग एक में रखा गया है। सबसे ऊपर हाइड्रोजन है, उसको वर्ग एक में रखा गया, उसके नीचे लिथियम, उसके नीचे सोडियम, उसके बाद पोटेशियम रखा गया है। तो ये इसीलिए इसको रखा गया है। इस प्रकार हमें एक श्रेणी प्राप्त हुई, इसी को हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। धातु को जब आप उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही यानी घटते हुए क्रम में रखते हो तो ये श्रेणी प्राप्त हुई। श्रेणी को याद करने का फॉर्मूला है, काना कार मांगे अल्टो जैन फरारी, प्रभु हे क्यों हुजूर आ जाओ, जिससे ये धातुएं बन जाती है। सबसे क्रियाशील धातु पोटेशियम और सबसे कम क्रियाशील धातु सोना। पोटेशियम है उसका प्रतीक क्या होता है, क्योंकि इसे लैटिन भाषा में केलियम कहते हैं। सोडियम उसका प्रतीक Na होता है, क्योंकि इसे लैटिन भाषा में नेट्रियम कहते हैं। इसके अलावा फेरस लोहा होता है, उसको हम फेरम या फेरस कहते हैं, तो उसका प्रतीक Fe होता है। लेड का प्लम्बम लैटिन भाषा में नाम है, इसलिए उसका प्रतीक P हो गया। तांबा को क्यूप्रस या कॉपर कहते हैं, तो उसका प्रतीक Cu हो गया। पारा होता है, उसको लैटिन भाषा में हाइड्रोजिया कहते हैं, इसीलिए उसका प्रतीक Hg हो गया। इसकी एक विशेषता होती है, एकमात्र धातु जो कौन सी अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। बाकी कोई भी धातु द्रव अवस्था में नहीं पाई जाती, पारा एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। चांदी जिसका परमाणु क्रमांक 47 होता है, इसे लैटिन भाषा में अर्जेंटम कहते हैं, इसलिए इसका प्रतीक Ag। और सोना जिसका परमाणु क्रमांक 79 होता है, जिसे लैटिन भाषा में ओरम या ओराइम कहते हैं, उसका प्रतीक Au है। सोना प्रकृति में मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। पूछ ले कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो सोना प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। और सोने की शुद्धता हम किस में मापते हैं, कैरेट में मापी जाती है। इसके अलावा जो मैग्नीशियम धातु है, ये पेड़ पौधों की पत्तियों में प्रकाश वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है। तो उसके अंदर पूछ ले कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। फिर हमारे अंदर श्वसन वर्णक होता है हीमोग्लोबिन, जिसको हम H भी बोलते हैं। तो हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है, फेरस धातु पाई जाती है। इस प्रकार हमें सक्रियता श्रेणी प्राप्त हो गई। ये कहाँ काम आती है, जैसे अध्याय 1 में, कक्षा 10 के अध्याय 1 में हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रियाएं। तो विस्थापन अभिक्रिया में ज्यादा क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक में से हटा देता है, उसी को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वहां पर यह सक्रियता श्रेणी काम आती है।